लोग किंग को ना एक अजीब तरीके से देखते हैं, इसको वायलेंस के रूप में देखते हैं। वायलेंस नहीं है, इसको शायद स्टीरियोटाइप इतना कर दिया पॉन ने कि लेदर कपड़े में, दिल्ली की गर्मी में लेदर के कपड़े पहन के तो दिखाओ। सुनने वालों को नारीवादी सलाम। मेरा नाम है जूही और आप सुन रहे हैं एफ रेटेड इंटरव्यूज प्रोड्यूस्ड बाय निरंतर रेडियो, जहां हम नारीवादी नज़रिए को केंद्र में रख के बात करते हैं अलग अलग प्रैक्टिशनर्स से। पिछले सीज़न आपने सुनी मेरी और माधुरी की बातचीत 6 महिला क्राइम रिपोर्टर्स के साथ, जहां हमने पत्रकारिता की बारीकियों में डूब के जाना कि नारीवादी पत्रकारिता के क्या मायने हो सकते हैं। ये इंटरव्यू सीरीज थी हमारे अपराध संस्करण यानी कि क्राइम एडिशन का हिस्सा, जहां से अब हम कदम रख रहे हैं अपने अगले संस्करण प्लेजर और डेंजर में, जहां हम यौनिकता को नए और नारीवादी नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि हम बहुत मुखौटे पहनते हैं, सुबह लगते हैं उठते ही। ये है सिग। मेरा नाम सिग है। मुखौटा पहला तैयार होता है जब आप जिम जाते हो, उनके सामने अपने एक अलग मुखौटा पहनो, फिर मेट्स आती हैं या कोई और आता है, अलग मुखौटा है। जो एक 46 साल के दिल्ली में रहने वाले बिजनेसमैन हैं। जैसे आप काम पे निकलते हो, एक अलग मुखौटा है, कोई रिश्तेदार मिल गए तो एक अलग मुखौटा। तो आप है ना इसी शफल में लगे रहते हैं, तो पीस तो है ही नहीं ना, क्योंकि आप कहीं भी खुद नहीं हो। आप सिर्फ वो हो जो शायद सामने वाला देखना चाहता है। 2011 में उन्होंने कुछ लोगों के साथ फाउंड किया था किंकी कलेक्टिव नाम का एक संगठन। किंक का हिंदी में सीधा सीधा अनुवाद तो होता है मोड़ या बेंड। ये मोड़ इशारा है स्ट्रेट ए फॉर एप्पल समझ के परे एक टेढ़ी उल्टी पुल्टी दुनिया की तरफ, जिससे हम सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, पर शायद इन शब्दों में पहली बार सुन रहे हैं। अब भाई, नारीवादी लोग अरसों से बोलते आ रहे हैं कि सत्ता हर जगह है, पर्सनल में भी और पब्लिक में भी, सड़क पर भी और बेडरूम के अंदर भी। मैंने अपनी मम्मी पापा के बीच में देखी, पावर गेम्स होते नहीं, मैं तो रूठ गई, मनाओ, व्हाट इज दिस, ये भी तो पावर गेम ही है। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो भी एक पावर गेम है। तो पावर की भूमिका तो है ही, पर किंक उन यौनिक इच्छाओं का नाम है जिनमें सत्ता को फॉर ग्रांटेड लेने के बजाय उसके साथ खेला जाता है। दर्द और कंट्रोल का एक रसिक इस्तेमाल होता है इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कौन अपनी मर्जी से मार खाता है? हम खाते हैं। और किंक इसलिए हिंसा या शोषण नहीं है क्योंकि ये सब होता है पूरी और निरंतर सहमति के साथ। दर्द के साथ खेलना, वो भी आनंद के लिए। और भाई, आखिर कोई क्यों डर या दर्द को अनुभव करने की सहमति देगा? ये अजीब लग सकता है, पर अद्भुत नहीं लगना चाहिए। देखो, डर और डेंजर का एक्साइटमेंट से ना शायद हमारा हमेशा नाता रहा है। बंजी जंपिंग, किक बॉक्सिंग, बहुत तेज मिर्ची वाला खाना खाना। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि किंग का मुझसे क्या लेना देना, जिसको बंद कमरे में दूसरे इंसान की सहमति से जो करना है वो करे। पर यौनिकता के कायदे और नियम हम सब पर लागू हैं। जैसे कि सिर्फ एक लड़का और एक लड़की ही यौनिक संबंध बना सकते हैं, वो भी शादी के बाद, और वो भी अगर वो एक ही जाति के हों तो। यहाँ तक कि हस्त मैथुन यानी कि मास्टरबेशन भी नियम का उल्लंघन है। नियम इतने सारे हैं और इतने कठोर कि मेरा दावा है कि हम सब जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उन्होंने कोई ना कोई नियम तो तोड़ा है। कोई दूध का धुला नहीं है। हम सब इस अजीब या किंक के स्पेक्ट्रम में कहीं ना कहीं हैं। सब कोशिश कर रहे हैं नॉर्मल बनने की, पर कौन है ये कमबख्त नॉर्मल इंसान? बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो समाज में है ना, हमारे आदमी को ना एक अलग ही रूप दिया गया है कि आदमी रूल करेगा, कि औरत मानेगी। तो जो मेरी सेक्सुअलिटी है कि मुझे टर्न ऑन ही तभी होता है व्हेन आई सबमिट। किंग की इस दुनिया के अंदर सिक की प्रैक्टिस है समर्पण या सबमिशन। तो जो मेरा आकर्षण है, मेरी उत्तेजना है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि मैं औरत के प्रति समर्पित हूँ। और हर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, मतलब हम कितनी मेडिटेशन कर करके वी आर ओनली ट्राइंग टू सरेंडर। हाँ, क्योंकि कंट्रोल गिव अप करना सबसे मुश्किल। सिक के साथ इंटरव्यू ले रही हैं द थर्ड आई की चीफ एडिटर शबानी हसन वालिया। तो शबानी, कैसे आपको सिक के बारे में पता चला? आपके मन में क्या चल रहा था जब आप सिक से मिलने गए थे? थोड़ा हमें बताएं। थैंक यू जूही। सिक को मैं मिली क्योंकि ये जो हमारा एडिशन चल रहा है प्लेजर और डेंजर, उनकी जो गेस्ट एडिटर हैं जया शर्मा, वो उनके दोस्त हैं। उन्होंने मुझे इनके बारे में बताया और पूछा कि
आपको इंटरेस्ट होगा उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए कि वो यौनिकता के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमने 2010 या 11 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, ऑनलाइन एंड अवेलेबल, और उस पे हमने एक सेक्शन एक व्यक्ति पे किया था जो BDSM कम्युनिटी की हैं, और उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया था फेट लाइफ से, और डिजिटल की जो पॉसिबिलिटीज़ थी 2011 में। तो जब अब 10 साल 12 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास फिर से आई, मैं बहुत क्यूरियस थी मेल पॉइंट ऑफ व्यू सबमिशन का समझने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन एंड अवेलेबल में हमने एक फ़ीमेल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ काम किया था। और हमें ये भी पता है कि सिग अपनी पहचान को गुप्त रखना चाह रहे थे। मैं तो मोस्टली ग्रेटफुल ही थी कि उन्होंने ये इंटरव्यू दिया, क्योंकि कोई आसान बात नहीं है अपनी यौनिकता की बात करना, और स्पेशली अगर आप किंक और BDSM समुदाय से हैं तो बिल्कुल आसान बात नहीं है, क्योंकि एक धारणा है, एक सामाजिक धारणा है कि ये लेदर वेयरिंग, चेन हिटिंग, 50 शेड्स ऑफ ग्रे टाइप के लोग हैं। तो मैं कम्प्लीटली समझती हूँ वो अनोनिमस क्यों रहना चाहते हैं, और इसलिए मैंने अपना पहले सवाल में उनसे यही पूछा कि उनका नाम का मतलब क्या है, सिग का मतलब क्या है। सिग का एब्रीविएशन फुल फॉर्म है सबमिशन इज गिफ्टेड। इसका मतलब कि जो सरेंडर है वो एक तरीके का गिफ्ट है आपके अंदर। इट इज़ नॉट कैन इट कांट, ये आपके ऊपर दबाव डाल के नहीं किया जा सकता। अगर आप अंदर से महसूस करते हो तभी आता है। वो हम कहते हैं ना कि ये टैलेंटेड है, इसके अंदर तो नेचुरल एथलेटिज्म है। ऐसे ही मैं फील करता हूँ कि जो सबमिसिव है वो नेचुरल है। इट कम्स, आई थिंक मे बी यू बोर्न विद इट। शायद आप डिस्कवर करते हैं, शायद आपको बाद में महसूस होता है कि नहीं यही मैं हूँ, या वो कहते हैं कि एक तरीके से दिस इज़ मेरी ट्रू कॉलिंग ये है। तो ये मेरे नाम का बेसिक मतलब। तो आपने ये नाम अपने लिए कब अपनाया? ये शायद 2008, तब इंटरनेट नया नया आया था, और उससे पहले मैं अपने आप को बहुत महसूस करता था कि शायद मैं अपने जैसा ही की हूँ पूरे हिंदुस्तान में। और इंटरनेट आया तो वहाँ ढूंढना शुरू किया। गया तो पढ़ाई के लिए था। इंटरनेट घर में हर एक कोई, तभी वो डायल अप कनेक्शन था, मुझे आज भी याद है। अगर मम्मी फ़ोन पे बात कर रही होती थी तो इंटरनेट कट जाता था। तो फिर हम साइबर कैफ़ेज़, स्मॉल टाउन्स में साइबर कैफ़ेज़ होते थे, केबिन्स होते थे और पर्दे वर्दे लगे होते थे, तो पूरी आज़ादी थी, कुछ भी करो क्या भी करो। और काफ़ी लोग सिर्फ़ और सिर्फ पोर्न देख रहे होते थे। तो मैंने डिस्कवर किया, और डिस्कवर कैसे किया कि शायद किसी ने कुछ पोर्न छोड़ देते ना हिस्ट्री में, तब मैंने देखा रे ये फ़ोटो तो समथिंग मेरे पसंद की है। क्या फोटो थी? आई थिंक वो फ़ोटो थी एक आदमी एक औरत के सामने नील डाउन कर रहा था, और उस औरत का पैर उस आदमी के सिर पे था। एंड इट फॉर मी इट वाज, इट्स लाइक कि दिस इज मी, मैं उस आदमी की जगह पे होना चाहता हूँ। तब मैंने वर्ड्स पढ़े, मुझे नहीं पता था कि वर्ड्स क्या होते हैं। तब की वर्ड्स, उस वक्त शायद गूगल सर्च भी नहीं आया था, याहू सर्च हुआ करता था। और फिर सर्च किया तो पता लगा इसको किंग कहते हैं, इसको BDSM कहते हैं, बॉन्डेज है, कोई मेल सबमिशन है, डोमिनेंस होता है। तब फिर, क्योंकि पढ़ने की मेरे में हमेशा से थी, मैं हमेशा बहुत पढ़ता हूँ, मुझे शौक है पढ़ने का, तब मैंने धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ा। तब मुझे पता लगा कि हाँ, एक आर्टिकल कह लो या एक इस पूरे वर्ड पे था सबमिशन इज गिफ्टेड। तब मेरे को लगा हाँ ये मैं हूँ। तो जब आपको लगता था कि पूरे हिंदुस्तान में आप अकेले ही ऐसे आदमी हैं, तो वो क्या था, वो कि मैं कैसा आदमी हूँ? जब लैंग्वेज आने से पहले आपको क्या लगता था, आप कैसे आदमी हैं? उसके लिए ना आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाता हूँ। जब मैं 18 साल का था तो
उस वक्त है ना, मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, राजस्थान। हम लोगों के पास ना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं थी। मेरी फैमिली बहुत पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड थी, राजनीति में, व्यापार मंडल में, सोशली, सामाजिक तौर से बहुत जान पहचान के लोग थे। तो मेरे लिए कहीं भी जाना, कहीं भी शहर के कोने में जाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मुझे आज तक याद है कि मुझे एक लड़की पसंद आई स्कूल में, और मैंने उसको बोला कि, और हमारे यहाँ ना वैसे कोई डेट वेट की जगह नहीं थी, मैंगो बार्स हुआ करते थे, लाइक जहाँ मैंगो शेक, पनीर के पकोड़े टाइप मिलते। तो मैंने उसको कहा यार शाम को वहाँ मिलते हैं ट्यूशन के बाद। और हमने कुछ नहीं किया, लाइक आमने सामने बैठे, और वो भी बड़ा ही डरते डराते, छुपते छुपाते, और शायद एक एक पनीर पकोड़ा भी नहीं खाए होंगे। इतने में पापा ने लड़का भेज दिया था जो जो काम करते हैं कि तेरे को बुलाया। तो मेरे जाने की खबर मुझसे पहले पहुंच जाती थी कि मैं ये कर रहा हूँ। तो शहर में ना बड़ा डर लगता था कुछ भी करने से पहले। तो हमारे पड़ोस में ना एक हमारे पारिवारिक जैसे आना जाना होता है, तो देयर वाज ए लेडी। और मजे की बात है कि वो जो लेडी थी, आप देख के नहीं कह सकते कि कुछ, जैसे हम कहें कि परवर्जन है या कुछ गलत विचार होंगे, जिसको कहते हैं ना टिपिकल घरेलू महिला, प्रॉपर घूंघट, जो राजस्थानी संस्कार हैं या जो भी है, मुझे बड़ी खूबसूरत लगती थी। हॉर्मोन्स भी थे, वो 17 18 16 साल के जो होते हैं, और शायद वो हमने फैंटेसीज भी बहुत पढ़ी थी, एंटी दैट काइंड ऑफ ए फ्लिंग। एंड वी यूज टू बेंटर, लाइक हम लोग बहुत बेंटर किया करते थे आपस में। एंड शी इंट्रोड्यूस मी टू द किंग। एंड उनको भी नहीं पता था कि शब्द क्या है। उनको मुझे शायद ह्यूमिलेट करना, शायद अपनी मर्जी मनवाना, मे बी शी कि मैं अपने पति की मानती हूँ तो कोई मेरी भी मानने वाला, दैट काइंड ऑफ ए थिंग। और वो 3-4 साल चला। और आज तक मैं ये बोलूँगा कि जो लोग कहते हैं ना कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हमें सब कुछ पता है, उनको कुछ नहीं पता जो उस लेडी को पता था। ये मेरा एक्सपीरियंस है। उसको शायद शब्दावली नहीं पता थी, उसको शायद पता नहीं था इसको क्या कहते हैं, उसको शायद सही तरीके नहीं पता थे, लेकिन उसको पता था कि वो क्या कर रही है। तो जब वो ब्रेकअप हुआ, क्योंकि जब आपका वो क्या कहते हैं पपी लव, शायद द वर्ड इज फ्रॉम माई साइड, तो मेरे लिए वो वाला प्यार था। तो मैंने उसको बोला कि लेट्स गेट मैरिड, आओ शादी कर लेते हैं, आई एम ए वेल सेटल्ड गाय। और हमारे तो क्या था कि मारवाड़ी हूँ, तो हम तो 12 साल की उम्र में ही धंधे में लग जाते हैं। तो वेल सेटल्ड तो 13 साल की उम्र से हो जाता आदमी अगर होने लगता तो। उसके बाद जब मैं बाहर गया पढ़ने के लिए, अपने शहर से बाहर गया, चंडीगढ़ गया, तो चंडीगढ़ हमारे हिसाब से पेरिस था, क्योंकि उस वक्त पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के जो ये शहर थे, उसका मतलब सबसे बड़ा शहर कौन सा? चंडीगढ़। क्योंकि वहाँ लड़के लड़कियाँ थे, यूनिवर्सिटीज़ थी। तो वहाँ क्या है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मैंने पढ़ने गया, तब जैसा होता है कि आई स्टार्ट डेटिंग। तब मेरे को एक लड़की बहुत पसंद आई। वी गॉट लिटिल बिट सीरियस, हम थोड़ा लगा कि हाँ इनके साथ बात बन सकती है। तब मैंने उनको बोला कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं औरत की सेवा करूं, पावर एक्सचेंज हो हमारे बीच में। और क्योंकि अब मैं वर्ड्स बोल सकता हूँ तो एग्जैक्ट नहीं बोल सकता हूँ, अब वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं जो मुझे पता है। तब उसने मुझे बोला कि सिक, आई रियली लव यू बट यू नीड टू सी ए डॉक्टर। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो समाज में है ना हमारे, आदमी को है ना एक अलग ही रूप दिया गया है कि आदमी रूल करेगा, कि औरत मानेगी। और इसमें बड़ी कॉमेडी है कि अगर आप आज की इंस्टाग्राम रील्स और सब कुछ देखो, तो हमेशा हर जगह ना इंस्टाग्राम रील्स में बीवी से पिट रहे होते हैं, ओपनली, इन मजाक। या आपको अगर आप अमेरिका की कोर्ट्स देखो तो सब कहेंगे कि वाइफ इज द फाइनल वर्ड, यू हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, दीज कोर्ट्स। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये चक्कर क्या है, कि बातें तो सब ऐसी करते हैं, लेकिन फिर अगेन आदमी क्यों रूल करेगा। और बड़ी स्ट्रगल थी उस वक्त। तो मैंने उसको ऐसे बोला, तो कहती ये तुम मर्द नहीं हो, तुम्हारा दिमाग खराब है,
इनफैक्ट मुझे आज तक याद है कि मुझे ओरल देना बहुत अच्छा लगता, एंड व्हेन आई ऑफर्ड दैट एंड शी सेड कि यू आर वेरी डर्टी, तो मुझे लगा यार मेरे में तो सब कुछ ही कमियां हो गई, मैं तो क्या करूं, मैं तो पागल हूं, मैं तो शायद बीमार हूं मानसिक रूप से, मैं क्या करूं। तो बड़ा अकेलापन महसूस होता था, समझ ही नहीं आता था बात किससे करूं, किसको बोलूं, क्योंकि एक से बात करके देखी और क्या होता कि फिर वो कहते हैं ना गर्ल्स टॉक, तो 4 लोगों में और भी पता लगा, तो मेरी बड़ी खिल्ली विल्ली भी उड़ी। वो एक ह्यूमिलेशन एक अलग ही तरीके का था जो कि कंसेंटेड नहीं था। फिर मैंने शायद यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया था उसके बाद। मैंने रूम ले लिया और हम, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है हॉस्टल में जब लड़के भी आते। फिर उस चक्कर में ना मैंने 2-4 लड़के पीटे, मतलब मारे, क्यों? क्योंकि अपने आप को मर्द प्रूव करना था ना। जब आपको कोई बोलेगा तो समाज में कैसे प्रूव करोगे। 2 ही 3 तरीके होते हैं जो सिखाए गए हैं कि पीट दो, और फिर बाइक रेसिंग कर लो। हम ट्रैफिक से उल्टा करते थे कि और मर्दानगी प्रूव हो जाए, शायद इसको आजकल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बोलते हैं, पहले पता नहीं था। तो ये सब चीज़ें हुई, तब समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। तब बड़ा अकेला, बड़ा ऐसा लगता था कि यार कहाँ जाएं, क्या करें। सो बड़ा स्ट्रेसफुल था, मतलब कि प्रूव भी करना है, इच्छाएं भी हैं। तब मुझे लगता था, मैं हर बार बोलता हूँ कि किंग कम्युनिटी शायद आज वहाँ है जहाँ एलजीबीटी की कम्युनिटी 30 साल पहले थी, क्योंकि डर है, किसी के सामने नहीं आ सकते, हम तो कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्या बोलेंगे जाके, है ना। क्योंकि जहाँ भी पढ़ा, जब मैंने इंटरनेट पे भी पढ़ा उस बारे में, तब भी यही था कि ये मेंटली डिसऑर्डर है। उस वक्त नहीं आए थे शायद इतनी रिसर्च भी नहीं थी इंटरनेट पे अवेलेबल। तो बस यही था। उसके बाद मुझे उस वक्त एक नई चीज़ चली थी, याहू चैट रूम्स। वहाँ जाके ढूंढे तो याहू चैट रूम्स में एक था BDSM, एक सेक्शन था, उसके अंदर थे 8 थे, लाइक मेल सबमिसिव सीकिंग मिस्ट्रेसेस, फेमडॉम सीकिंग। मैंने कहा ये अपना है, यहाँ घुस जाओ। मुझे आज तक याद है, मैंने 8-8 घंटे रात के सिर्फ उस चैट रूम्स में बिताए, जस्ट टू फील एट होम। लाइक मुझे लगता था कि हाँ ये मेरी दुनिया है। और मैं 2 घंटे सोता था और उसके बाद बाकी पूरा दिन काम, मतलब कि कुछ नहीं समझ आता था, सिर्फ काम और चैट रूम्स, काम और चैट रूम, बाकी दुनिया ही खत्म हो गई थी। क्योंकि पहली बार ऐसा लगा कि हाँ अपने जैसे लोग हैं धरती पर, ऐसी बात नहीं है। तब ये लगता था शायद गलत देश में पैदा हो गए हैं, यू नो, इधर पैदा होना था उधर पैदा हो गए, तो बस वही था। लेकिन लगता था, फिर उन्होंने सिखाया कि किंक क्या है, इसको क्या बोलते हैं। वहाँ उन सब के बीच में अपनी जगह बनाना, उस चक्कर में मुझे 6 महीने लग गए कि नहीं मैं सीरियस हूँ, नहीं मैं वाकई ये चाहता हूँ, मुझे किसी के कपड़े नहीं उतरवाने, मुझे किसी का वेबकैम नहीं देखना, मुझसे बस बात करो, यू नो। तो उस चक्कर में तब फिर देयर वाज ए लेडी जिसने, मैं सही बताऊं, उसने मेरा हाथ पकड़ा, नहीं तू वाकई सीरियस है, यू आर किंकी, आई अंडरस्टैंड। तब उसने मुझे धीरे धीरे सिखाया। मेरी पिक्चर है शायद कहीं जहाँ मैंने मास्क उतारा हुआ है, फाइनली आई एम एट होम। तो दैट्स व्हाट आई फेल्ट। शायद जो हमने किंकी कलेक्टिव शुरू किया, वो भी जो यही सोच के शुरू किया था कि बहुत सारे होंगे, अगर मैं हूँ, ये हैं, तो हिंदुस्तान में भी तो 10 और होंगे ना। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं भी किसी का हाथ पकड़ूँ। आपके लिए इस रियलाइजेशन के बाद कि जैसा मैं हूँ मैं ठीक हूँ, उसके बाद एक्टिविज्म में आने के लिए फिर क्या जर्नी करनी पड़ी? ये तो एक स्टेप हुआ था कि ये मेरे लिए ठीक है, लेकिन ये सब बाकी सबके लिए भी ठीक है, या उनके लिए भी मैं एक सपोर्ट बन सकूँ? आई वुड इमेजिन इज नॉट एन ईजी जर्नी। जो मेरे जैसा है, लेट्स से जो किनकी बोलते हैं अपने आप, उनके लिए एक चीज़ थी, क्योंकि मैंने महसूस किया कि जितना लोनलीनेस मैंने महसूस किया, ऐसे और भी बहुत लोग होंगे हिंदुस्तान में, शायद वो आज तक कुछ लोग तो कह भी नहीं पाए। हम जेंडर की बात करते हैं, ठीक है, मैन, विमेन, फिर बाइसेक्सुअल डिस्कवर हुआ,
फिर शायद ग्रे सेक्सुअल, डेमी सेक्सुअल, ए सेक्सुअल और सेपियो सेक्सुअल, पैन सेक्सुअल, और सब देखा जाए तो लेबल्स हैं। लेकिन लेबल्स क्यों हैं? क्योंकि लेबल्स हमें एक साहस देते हैं, लेबल्स हमें एक हौसला देते हैं कि हाँ मेरे जैसा कोई है। तो मैं अपने आप को एक्टिविस्ट नहीं मानता, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपने आप को बोलूँ कि हाँ मैं एक्टिविस्ट ना। एक्टिविज्म बहुत बड़ी चीज़ है, लोग अपनी पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं। मैं ये मानता हूँ कि मैं शायद अभी भी वही करना चाह रहा हूँ जो मेरे लिए किसी ने किया। हम जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों बराबर चलेंगे तभी तो फेमिनिज्म आएगा। ठीक है, रिवोल्ट करना पड़ता है, किसी को तो एक्टिविज्म करना पड़ेगा, लेकिन सीखना तो सबको ही पड़ेगा ना, तभी हो पाएगा। तो मुझे ये लगता है कि शायद जितनी एक्सेप्टेंस मुझे आदमी से मिली एज ए मेल सबमिसिव, उतनी औरत से नहीं मिली। क्योंकि मर्द मुझे साबित करने के लिए औरत को ज्यादा साबित कर, आदमी को तो मैं कैसे भी साबित कर लूं, उसको लेना देना ही नहीं। और बड़ी कुंठा है अगर मैं सही बोलूं तो, स्पेशली फॉर ए मेल सबमिसिव, क्योंकि मेल सबमिसिव को एक वीकनेस की तरह देखा जाता है, मुझे ऐसा लगता है। You know, you had said कि हम शुरू में जब चैट कर रहे थे कि it was interesting for you कि you felt at home when you were doing a workshop with sex workers. You want to talk more about that? तो किंक में हम दो तरह की वर्कशॉप करते हैं। एक तो जो हमारा किंक समाज है उसके साथ, जो कि स्किल बेस्ड है कि आपको किसी को कैसे मारना है, अगर आप मारने में हो, आपको किसी की मर्जी कैसे लेनी है, जिसको हम कंसेंट बोलते हैं आजकल इंग्लिश में, तो कि किसी की मर्जी कैसे लेनी, और कि हाँ का मतलब हाँ है, ना का मतलब ना है। और हमारे विचार और भी हैं कि एक ये भी हो सकता है कि शायद मेरा मूड है फिर नहीं है, यू नो, हर आदमी अपनी मर्जी वापस से ले सकता है। तो वो चीज़ें हम करते हैं। एक हम वर्कशॉप्स करते हैं जो हमारे समाज से बाहर, पहले हम करते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैंने महसूस किया कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, समाज के अकॉर्डिंग मैं नॉर्मल नहीं हूँ, तो उस वक्त तो जो थेरेपी वगैरह तो माना जाता था कि ये आदमी तो पागल है। क्योंकि शायद पिछले 15-20 सालों में इस एरिया में भी बड़ा जागरूकता आई है। 15 साल पहले तो जो चला गया साइकियाट्रिस्ट के पास या मानसिक चिकित्सक के पास, तो समझ लो वो तो पागल डिक्लेयर हो ही गया, उसको तो जंजीरों से बांध के कहीं डाल दो। तो उन लोगों को भी इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, ये उनका फील्ड है। क्योंकि हम अपनी समस्याएं लेके जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ हमारे को कोई जज नहीं करेगा, वहाँ हमारे को सुना जाएगा। और हमने कई यूनिवर्सिटीज़ में पेपर्स प्रेजेंट किए हैं, किंक एंड फेमिनिज्म पे किया है, किंक एंड अपने मेंटल हेल्थ पे किया है, और भी बहुत किए हैं। तो क्योंकि एक अवेयरनेस डालनी है, क्योंकि लोग किंग को ना एक अजीब तरीके से देखते हैं, इसको वायलेंस के रूप में देखते हैं। वायलेंस नहीं है, इसको शायद स्टीरियोटाइप इतना कर दिया पोन ने कि लेदर कपड़े में, दिल्ली की गर्मी में लेदर के कपड़े पहन के तो दिखाओ, उसी पे इनाम है। तो सेक्स वर्कर के साथ ये हमारी पहली वर्कशॉप थी, और हम बहुत डरे हुए थे कि क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे, उनको कोई बुरा ना लग जाए। हम शब्द ढूंढ रहे थे जो किंग की चीज़ें हैं, तो क्या बात करेंगे। तो मेरे दिमाग में आया स्पेशल नीड्स, स्पेशल डिमांड्स। वी क्वाइंड दैट वर्ड, स्पेशल डिमांड्स पूछेंगे क्या क्या होती हैं। और हम पूरी रात है ना, हम ड्राइव कर रहे थे बॉम्बे से सांगली, रात को 2 बजे पहुंचे हैं, तो हम 8 से 2 बजे तक पूरी ड्राइव में हम सिर्फ यही बात कर रहे थे यार उनसे। बड़े डरे हुए थे हम, क्योंकि पता नहीं उनको क्या बुरा लग जाए, कैसे हो क्या हो। क्योंकि शायद मेरी भी पहली मीटिंग थी सेक्स वर्कर के साथ, वो तो मुझे समझ नहीं आया कि कैसे करा जाए। फिर जब हम गए, विद इन 15 मिनट दे स्टार्ट टॉकिंग। जब वो बात कर रहे हैं, उन्होंने तो परकच्चे उड़ा दिए हमारी सब उसके इनहिबिशंस के। क्या खुल के बात कर रहे थे वो लोग, क्योंकि उनके लिए ये काम है। और मेरी बड़ी वो क्या कहते हैं ना, जो नोशंस हैं, जो शायद लोगों की किंग के बारे में मिथ्स होंगे, शायद मेरे भी सेक्स वर्कर्स के बारे में थे, टूट गए। कि
लोग अपनी मर्जी से भी आते हैं, क्योंकि हमने तो मूवीज में वही देखा कि लड़की को फंसा के ले आए और ट्रैफिकिंग हुई, और वो भी होता है, मैं डिनाई नहीं कर, लेकिन वहां देखा मैंने लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं, देयर हस्बैंड्स आर एक्सेप्टिंग। और वहां मिले कि अपने विमेन एंड ट्रांसजेंडर्स, और जो उन्होंने बातें बोली, तो मुझे इतनी खुल के बात तो शायद किंग समाज में भी नहीं करते हैं। हम डरे रहते हैं कि वर्ड्स को सैनिटाइज करो, ये बात कैसे बोल दो। वो लोग तो क्या खुल के बात कर रहे थे। मुझे लगा कि हाँ, वो 8 घंटे की वर्कशॉप थी, मजा आ गया मुझे। लाइक कोई सैनिटाइजेशन नहीं है, कोई जजमेंट की परवाह नहीं है, जो मन में आ रहा बोल रहे हैं। तो दैट्स वे आई सेड कि आई फाइनली एट होम, कि मुझे लगा कि मैं कुछ भी बोलूं, खुल के बात कर सकता हूँ। इतनी फ्रीडम कौन मिलती है। मैं सोचता था कि हमारे समाज में ही है शायद ये फ्रीडम, लेकिन वहां भी है। तो दैट वाई, हाँ, ये तो अपने घर जैसा ही है, क्या खास बात है। आप सबमिशन को डिफाइन कैसे करेंगे फॉर रीडर्स हु मे नॉट अंडरस्टैंड कि सबमिशन होता क्या है? आई नो इमेज से इजियर होता है, व्हेन यू सी एन इमेज यू रिकॉग्नाइज, बट शब्दों में कैसे? सबमिशन क्या है फॉर ए मेल सबमिसिव बता सकता हूँ, क्योंकि मैं मेल सबमिसिव हूँ, किसी और के बारे में तो मैं क्या बता। मेल सबमिशन इज समथिंग अबाउट सरेंडरिंग, आप अपनी पार्टनर के लिए या अपनी जिसको आप अपना डोमिनेंट मानते हो उसको सरेंडर करना, उसको अपने आप को समर्पित कर देना। बड़ा भक्ति भाव है, जैसे कृष्ण और मीरा, मैं हमेशा बड़ा रिलेट करता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र निकल गई स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस पढ़ने में। अध्यात्म बड़ा इंटरेस्ट करता था मुझे, कभी दादाजी के लिए पढ़ा करता था तो इंटरेस्ट बड़ा उठा उसमें। तो वैसा भक्ति भाव है कह सकते हो, या राधा कृष्ण, जिसके अंदर पावर है औरत के पास। अब सुनने में बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि बड़ा ऐसी चीज हमने देखी नहीं है। या आप अगर मजाक उड़ाने वाली टर्म में तो कह दो जोरू का गुलाम, दैट काइंड ऑफ थिंग इज मेल सबमिशन। लेकिन आसान इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बात तो समाज नहीं स्वीकारता, दूसरी बात आपके आसपास के लोग नहीं स्वीकारेंगे, और आज भी सब कुछ पर्दे के पीछे है। लेकिन ये सेक्सुअली कैसे प्ले आउट होता है? ये तो रोल्स आपने बताए हैं, बट ये इसका सेक्सुअलिटी से क्या कनेक्शन? थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। अगेन मैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से बड़ा रिलेट करता हूँ, बिकॉज आई फील आई एम ए क्यूर एज वेल। तो जब एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में होता है तो एक औरत के प्रति आकर्षित होती है, राइट? तो वो एक सेक्सुअलिटी आ गई कि हाँ, अब ये आप समझ लो कि उससे एक कदम आगे एलजीबीटीक्यू में है कि आपको किसके साथ करना है, किस जेंडर के, उसके बाद है कि आपको क्या करना है। तो जो मेरी सेक्सुअलिटी है कि मुझे टर्न ऑन ही तभी होता है व्हेन आई सबमिट। मेरे को सरेंडर पे ही आई गेट टर्न ऑन। लाइक अगर मुझे को कोई बोले कि इस औरत को पीट वीट लो, जैसे अगर हम सिंपल बोले डोमिनेशन के अंदर कि मैं किसी औरत पे अपना क्या कहें उसको प्रभाव डाल के और उसको अपनी सेवा के लिए करूं, तो मुझे टर्न ऑन नहीं होता, मैं उत्तेजित ही नहीं हो पाता। तो जो मेरा आकर्षण है, मेरी उत्तेजना है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि मैं औरत के प्रति समर्पित हूँ। जब वो मुझे रूल करे, जब वो मुझे मारे, क्योंकि अब इसके अंदर भी कई हैं, किसी को पेन पसंद है, किसी को नहीं है। तो पेन उस औरत से आना मुझे उत्तेजित करता है, मेरी क्या कहते हैं, टर्न ऑन करता है मुझे। तो शायद मुझे उनके पैर चूमना, शायद पैर दबाना, मुझे उत्तेजना देता है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे मन को शांति मिलती है। तो वो जो सेवा है ना, वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। शायद हर आदमी ना, जो मैंने स्टोरीज पढ़ी या देखी, इजैकुलेट हो गया तो आदमी का मेन फोकस ही होता है। मेल सबमिशन में उल्टा है। मेरे को अच्छा लगता है कि मैं अपनी पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर दूं, ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें क्या होता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा प्लेजर आ रहा है या नहीं। वो एक सरेंडर कि जहाँ उसका प्लेजर ही फोकस है मेरी ज़िंदगी का, या उस
दायरे का जब भी हम डिसाइड करते हैं, दैट इज समथिंग जो मुझे टर्न ऑन करता है। आपने जो बोला कि पेन या दर्द आपको उत्तेजित करता है, तो क्या सिर्फ दर्द है या इसमें थोड़ा वो डेंजर का भी एस्पेक्ट है? दर्द और डेंजर का क्या कनेक्शन है, और फिर प्लेजर और डेंजर का क्या कनेक्शन? देखो, डर और डेंजर का एक्साइटमेंट से ना शायद हमारा हमेशा नाता रहा है। बंजी जंपिंग, किक बॉक्सिंग, बहुत तेज मिर्ची वाला खाना खाना, राइट, डेंजर है, गला भी खराब हो सकता है, जीभ भी कट सकती है। वसापी सॉस अगर ज़्यादा खा लो तो बेहोश भी हो सकता है आदमी। तो एज ए ह्यूमन बीइंग ना हम शायद डेंजर में हमेशा ही रहे हैं। और बंजी जंपिंग में तो फिर भी आदमी रस्सी बांध के कूदता है, रॉक क्लाइंबिंग में तो सिर्फ अपनी उंगलियों पे और शरीर पे ही। अगर अब इसको रिलेट करते हैं हम सबमिशन से, तो डेंजर तो है। एक बार किसी ने मेरे जेनिटल्स पे रस्सी बांधी, मुझे निक्कर विक्कर पहनवाई और मैं पूरे बाजार में घूम रहा था, तो वो भी डेंजर है कि पकड़े जाओ तो। मैंने एक बार कॉलर डाला हुआ था गले में और उसमें लिखा हुआ था आई एम ए स्लट, तो कोई देख ले, पर वो जो उससे जो क्या कहते हैं, जो एक्साइटमेंट था वो गजब था। डेंजर की एक बात और करूं तो एक बार मैंने सीपी में, तब मेरी डोमिनेंट थी, तब मैंने उसके जूते के फीते बांधे, थोड़ा सा अपने रुमाल निकाल के साफ सूफ करे, तब लोग तो देख रहे हैं। अब डेंजर इस बात का नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं, डेंजर इस बात का है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा डेंजर तो मेरे से रिलेटेड है। उस वक्त मेरा माइंडसेट क्या है, मेरा तो है ना, वो लोग क्या कहेंगे। कोई मेरा क्लाइंट आ गया तो, कोई मेरा अपने रिश्तेदार आ गया तो, वो मेरी वाइफ नहीं है। अच्छा, कई बार डेंजर है फिजिकल में। कई बार क्या होता है कि जब मार पड़ रही है तो दर्द तो होता ही, तो वो भी एक डेंजर है। कौन अपनी मर्जी से मार खाता है? हम खाते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम खाते हैं, तो वो भी एक हो गया डेंजर। कई बार आपके निप्पल्स दबाए जा रहे हैं, आपके किसी और जेनिटल्स के साथ खेला जा रहा है, तो और तो मेंटली तो बहुत कुछ हो सकता है। आपने कहीं पे बोला था आपको पीस भी मिलता है, उसके बारे में थोड़ा और बात करिए। पीस, हम ना बड़ी स्ट्रगल करते हैं। मुझे लगता है कि हम बहुत मुखौटे पहनते हैं। सुबह लगते हैं उठते ही मुखौटा पहला तैयार होता है। जब आप जिम जाते हो उनके सामने अपने एक अलग मुखौटा पहना, फिर मेट्स आती हैं या कोई और आता है, अलग मुखौटा है। जैसे आप काम पे निकलते हो एक अलग मुखौटा है, कोई रिश्तेदार मिल गए तो एक अलग मुखौटा। तो आप है ना इसी शफल में लगे रहते हैं, तो पीस तो है ही नहीं ना, क्योंकि आप कहीं भी खुद नहीं हो। आप सिर्फ वो हो जो शायद सामने वाला देखना चाहता है, या जिससे आपको फायदा होगा, आप वैसे बन जाते हो। किंक ने मुझे सिखाया कि नहीं, ये मुखौटे आप अटैची में बंद करके रख सकते हो, है ना। जब आप अपने पार्टनर के साथ, अपने डोमिनेंट के साथ हो, तो वो आप अपने अटैची में बंद करो एंड बी योरसेल्फ। आप स्लट बन जाओ, आप कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी बात कर सकते हो। किंक ने ना कम्युनिकेशन का दरवाजा खोला, जो कि शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के दिन कहीं भी। मुझे ऐसा लगता है कि हम है ना, लोग पावर एक्सचेंज से बड़ा डरते हैं। पावर एक्सचेंज की तो रोज की स्ट्रगल देखता हूँ, मैंने अपनी मम्मी पापा के बीच में देखी। पावर गेम्स होते, नहीं मैं तो रूठ गई, मनाओ, व्हाट इज दिस, ये भी तो पावर गेम ही है। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो भी एक पावर गेम है। मैनिपुलेशन भी होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है। दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स and talk to their spouses whom they with are living like 30 years 35 years। किंक ने ना ये बंद कर दिया। किंक ने मुझे बताया कि मैं अपनी फेटिशेस, मैं अपनी जितनी इच्छाएं हैं, चाहे गंदी से गंदी ना हो, परवर्टेड से परवर्टेड हो, मैं अपने पार्टनर को बोल सकता हूँ। पहली पीस तो आ गई वहां। किंक रिलेशनशिप क्या है? आई थिंक इट्स एनी अदर रिलेशनशिप with open communication and very defined power exchange। अब दूसरा क्या है कि आप है ना पूरा टाइम झगड़ रहे हो दुनिया से, लड़ रहे हो पैसे के लिए, कैरियर के लिए,
ट्रैफिक में गाड़ी आगे निकालने के लिए। जब मैं अपने डोमिनेंट के पास सरेंडर करता हूँ, जब बात करता हूँ, तो वो एक पीस है। वो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मीरा पूरी दुनिया से झगड़ी, लेकिन जब वो कृष्ण से बात करती थी तो सब दुनिया खत्म हो जाती है ना। बीडीएसएम में लैंग्वेज में सबमिशन कहते हैं, लेकिन नेचुरली इन्होंने सरेंडर बोला था, और सरेंडर एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, और हर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, मतलब हम कितनी मेडिटेशन कर करके we are only trying to surrender because it is one of the hardest things to do, to be able to surrender power. हाँ, क्योंकि कंट्रोल गिव अप करना सबसे मुश्किल। और जो आदमी या औरत या कोई भी जो अपने आप को कैसे कंट्रोल दे देता है अपने किसी के हाथ में, बहुत ताकत चाहिए। जब तक हम सरेंडर नहीं करते, हम हर बार बोलते हैं कि भगवान को, कृष्ण ने भी गीता में यही बोला है कि जो हूँ मैं हूँ, तू मुझ में समा जा, बाकी मैं देख लूँगा, राइट। तो मुझे लगता है कि आप सरेंडर किसी को भी करो तो सही। एक ऐसा नहीं है कि एक सबमिसिव ही सरेंडर कर रहा है, डोमिनेंट भी पुटिंग देयर एनर्जी, देयर टाइम, देयर इमोशंस इन द सबमिसिव। तो ऐसा नहीं है कि सबमिसिव कोई बहुत महान हो गया, ऐसा नहीं है। इट्स ए टू वे स्ट्रीट। आपके लिए ये जैसे कहते हैं ना, रियल लाइफ और किंग लाइफ का क्या रिश्ता अब बना है, एंड इन व्हाट वे डज दिस किंग लाइफ इन्फॉर्म द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? किंग इज पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट्स माई सेक्सुअलिटी। हम मुखौटे पहनते हैं, अब मुखौटे ठीक है, अब कहीं भी जाके आपको तो काम वैसे ही करना पड़ेगा ना। जैसे अगर मैं कहीं क्लाइंट के पास जा रहा हूँ तो मुझे वैसे बात करनी पड़ेगी, वेदर आई एम किंकी और नॉट, वेदर आई एम फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी और नॉट, वेदर आई एम क्वेयर और नॉट। लेकिन वो चीज़ तो चेंज नहीं होगी ना, आपको तो वही काम करने पड़ेंगे। कार तो मुझे कार के तरीके से चलानी पड़ेगी ना। अब मैं लेदर हार्नेस पहन के तो कार ड्राइव करूँगा नहीं। सो इट्स ए पार्ट ऑफ यू। और रियल लाइफ और किंग लाइफ है ना, कुछ अलग अलग नहीं है। इट्स वन एंड सेम हु एक्चुअली फील दैट दे आर किंकी। कुछ क्या अलग है इसके अंदर। मैं अगर अब एक तरीके से देखा जाए तो किंग को मैं अपने बेडरूम में जी रहा हूँ, मैं अपने घर में जी रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी, उसको समाज से क्या लेना देना है, सब अपने पर। लेकिन एक एक्सेप्टेंस ही तो चाहिए कि हाँ हम एग्जिस्ट करते हैं, हम हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम बुरे हैं, हम गलत हैं। और मुझे तो अपने आप को नॉर्मल भी नहीं कहलाना, क्योंकि नॉर्मल कुछ नहीं होता, बड़ा वेग है। एक बड़ी पुरानी सेइंग है, व्हाट इज नॉर्मल फॉर ए स्पाइडर कैन बी chaos फॉर ए फ्लाई। तो नॉर्मल कुछ है नहीं, ये सब एक समाज की शायद बंदी बंधाई रीति रिवाज है, वो डरे हुए लोगों की, कि उनको लगा कि अगर हमने ये नहीं बनाए तो मर जाएंगे। क्योंकि गैलीलियो को तो जला दिया ना उन्होंने। उस गरीब ने क्या कहा था, उसने प्रूव ही तो किया था ना कि अर्थ गोल है। और ऐसा नहीं था कि उसने कुछ अपने मन से बनाया, उसने जो था वो प्रूव किया। लेकिन जो लोग सत्ता अपने हाथ में चाहते हैं, चाहे मनुस्मृति ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, ये लोग सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए इन्होंने एक बड़े रिजिड रूल बना दिए कुछ समाज के, जिनको इन्होंने बोला कि बोल बोल के नॉर्मल कर दिया। क्या नॉर्मल है? आप अगर हम जाति से, रंग से, इन सब चीज़ों से देखें तो कोई फर्क पड़ रहा है आज? फर्क तो उसको पड़ रहा है ना जिसने सिर पे लोगों का गंदा उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि ब्राह्मण समाज को काम नहीं करना था, क्योंकि कुछ भी खिलाफ जाएगा तो उनकी सत्ता हिल जाती थी। जैसे हम कहते हैं, मैं हमेशा इन सबको ना रिलेट करता हूँ इंद्र से, कि कुछ भी हो जाता था उसका सिंहासन हिल जाता था, क्योंकि सिंहासन ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। तो शायद ये समाज के ठेकेदार जो है सो कॉल्ड, उन्होंने तो बनाया है सब कुछ। और क्या नॉर्मल है कि औरत को घर से बाहर नहीं निकलना, औरत को ऐसे बिहेव करना चाहिए, आदमी को ऐसे बिहेव करना चाहिए। वो एक कहावत कहते होते थे कि औरत का कदम अगर क्या होता है, वो घर की चौखट से बाहर निकला तो बर्बाद हो जाएगा। क्या बर्बाद हो जाएगा? वाह, अब सच में दिमाग घूम रहा है। सोच रही हूँ कि मैं भी कितने मुखौटे पहनती हूँ। कभी मकान मालिक से कुछ मांगना होता है तो बेचारी लड़की बन जाती हूँ,
जब रात को लगता है कोई पीछा कर रहा है तो दबंग बन के झूठा फ़ोन कॉल घुमा देती हूँ और ज़ोर ज़ोर से बात करती हूँ। मेरा सत्ता के साथ रिश्ता हर मोड़ पर बदलता ही है। वो मुझे चाहिए भी, वो मुझे थकाती भी है, कभी बोझ की तरह लगती है, कभी पंख देती है और कभी ये खेल बन जाती है। ये भी उभर के आया कि समर्पण में भी बहुत ज़्यादा मेहनत और कोशिश है, पर शायद सारी कोशिश जहाँ ख़त्म होती है वहीं सरेंडर या सबमिशन शुरू होता है। शबानी, आज जब आप ये पूरा इंटरव्यू सुन रही हैं तो आपको क्या लग रहा है? जैसे वो कहते हैं ना, हम एक इंटरव्यू 2 बार सुनते हैं, एक बार इंटरव्यू लेते हुए और एक बार एडिट करते हुए। हर बार मुझे 2-3 चीज़ें मेरे साथ रही हैं सिक के इंटरव्यू के बारे में। एक, ये जो हमारा रिश्ता कंट्रोल के साथ है। हम जिस पूंजीवाद व्यवस्था में रहते हैं, वो व्यवस्था हमें सिखाती है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। अगर आप दुखी हैं तो आप कुछ खरीदेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप बूढ़े हो रहे हैं तो आप अगर 4 प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो आप जवान हो जाएंगे। सब कुछ तो आपके कंट्रोल में है। प्यार आपको चाहिए तो आपके पास 50 ऐप्स हैं, तो वो सब भी आपके कंट्रोल में है। और वो हमारे एक जहन में एक रिश्ता बनाती है ये व्यवस्था कि कंट्रोल और पावर एक चीज़ है, कि जितना आप कंट्रोल कर पाएँ आप उतने ही ताकतवर हैं। लेकिन सिग तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितना आप कंट्रोल को लेट गो करें आप उतने ताकतवर हैं। और ये वाली सोच तो मैंने इससे पहले सिर्फ मेडिटेशन प्रैक्टिस और स्पिरिचुअल सिस्टम्स में सुनी थी। इनके इंटरव्यू से ये भी आता है कि जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करें, कि जो हमारे अंदर के जो बहुत वर्जन्स होते हैं, काफ़ी वर्जन्स को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, सप्रेस करते हैं। बचपन से हमें बोलते हैं कि ये तो बहुत गंदी चीज़ है, गंदा है, शेम, कितनी शर्म। लेकिन अगर हम उन्हीं जो हमारे पार्ट्स हैं और उन वर्जन्स को अगर हम एक्सेप्ट करें, उसको थोड़ी सेफ्टी दें, तो क्या हमारा दूसरों का एक्सेप्टेंस, जिसको साइकोलॉजी या साइकोएनालिसिस में कहते हैं द अदर, क्या हमारा दूसरों का एक्सेप्टेंस बढ़ सकता है? ये अदर कोई भी हो सकता है, उनकी जाति अलग हो सकती है, उनका धर्म अलग हो सकता है, उनका भेष अलग हो सकता है, उनकी बॉडी अलग हो सकती है। क्या हमारी एक्सेप्टेंस उनके लिए जो हम जिस चीज़ों से डरते हैं बढ़ सकती है जब हम अपने आप के अंदर के वो पार्ट्स को एक्सेप्ट करें जिनसे हम डरते हैं? तो ये था हमारा स्पेशल फीचर इंटरव्यू सिक के साथ, जिसके थ्रू हमें शबानी ले गई। ऐसे और इंटरव्यूज़ के लिए निरंतर रेडियो के प्रोडक्शन एफ रेटेड इंटरव्यू से जुड़े रहें, और हमारे प्लेजर एंड डेंजर संस्करण के जो वेबसाइट लिंक है वो हमारे बायो में दी गई है।